नमस्कार। आप सुन रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज भाग 3 मेरी यानी अवनीश राय की आवाज में। धूप कमरे में आती है, सूर्य नहीं आता। बारिश के दिन लगातार 3 दिन की धूप की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा दिन की धूप नहीं चाहता था। सुबह के 6:30 बजे थे। वह पीछे की खिड़की खोलकर डॉक्टर के बंगले की तरफ देखते हुए खड़ी थी। 15-20 मिनट हो गए। मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तुम्हारे देखने से डॉक्टर साहब नहीं निकलेंगे। सुबह सुबह के दूसरे काम निपटाने के लिए वह चली गई। मैं खुली खिड़की से सिरस के पेड़, उसके बाद बगीचे के केना के आसपास देख रहा था। बगीचे का इतना ही हिस्सा दिखता था, बाकी हिस्सा डॉक्टर साहब की बंगले से छुपा था। बंगले के सामने का हिस्सा बगीचे की तरह था, इसलिए पोर्च वगैरह कुछ नहीं दिखता था। सुबह कुछ देर के लिए डॉक्टर साहब बगीचे में घूमते थे। उन्हें देखता तो उनसे जाकर बात करता। बगीचे के बाद बाईं तरफ सिविल लाइन से आती हुई सड़क थी, जो बगीचे के किनारे किनारे होते हुए निकल जाती थी। सड़क पर चलते हुए लोग बगीचे की झाड़ियों की आड़ से आते ही ऐसे लगते थे जैसे बगीचे की अंदर हो। सड़क पर चलने वाले अरे गहरे आदमी से भी बगीचे की आड़ में धोखा हो जाता था कि डॉक्टर साहब हैं। एक आदमी को जिसे देखकर मुझे धोखा हुआ था कि डॉक्टर साहब हैं, वह खुली सड़क पर आया तो मालूम हुआ नाली साफ करने वाला मेहतर है। आते की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। दीवार के ऊपर लोहे की कटीले तार लगा दिए गए थे। जब तक मेहतर की बांस में बदी झाड़ू नहीं दिखी थी, तब तक यह पता नहीं चला था कि मेहतर है। अगर उसकी हाथ में झाड़ू नहीं होती तो उसे मेहतर कहना मुश्किल था। सिविल लाइन की सड़क ऊंचाई से नीचे उतरती थी, इसलिए बाई तरफ ऊंचे में आते जाते लोग पूरे दिखाई देते थे। आदमी के पैरों के नीचे दबी हुई सड़क और ज़मीन भी दिखाई देती थी। रास्ते में बगीचे की आड़ में जो ट्रक खड़ा था, वह भी बगीचे के अंदर खड़ा है ऐसा लगता था। इतनी सुबह हो गई थी, तब भी बंगले के ऊपर चलने वाला बल्ब बुझाया नहीं गया था। चौकीदार भूल जाता था, जब उसे याद आती तब बुझा देता था। 8-9 तो रोज बजते थे, इसके पहले बल्ब कभी नहीं बुझता था। इस मकान में आने पर शुरू के दिनों में जलते हुए बल्ब को देखकर मैं चौकीदार को जाकर बतलाता कि बल्ब फालतू जल रहा है, बुझा दो। एक बार उसे ढूंढने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। 4-5 दिनों के बाद यह सिलसिला मैंने बंद कर दिया। मुझे लगा था कि ऐसे में बल्ब बुझाने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। मोटर पंप चालू हुआ तो टिन के ऊपर बैठा कौवा चौंक कर उड़ गया। अगर आसपास कोई कुत्ता होता तो क्षण भर के लिए उसके कान खड़े हो जाते, वह चौकन्ना हो जाता। कोई अनजान होता तो जान जाता कि वहाँ सेट पे मोटर पंप है। मोटर पंप के चलने के बाद मुझे याद आया कि दृश्य में मोटर पंप है। दृश्य में अनगिनत चीज़ें होती हैं, पर किसी कारण से मालूम होती है वैसे नहीं। छत के टपकने की परेशानी हर हालत में मकान मालिक से कहनी थी। बरामदा, चौका और दोनों कमरे टपकते थे। चाहता था कि बाहर टहलते हुए वह दिख जाए तो अच्छा है। बंगले में जाकर घंटी बजाऊंगा, कोई आकर देख जाएगा। लंबे समय तक इंतज़ार करने की इस दिक्कत से मैं बचना चाहता था। मैंने पत्नी से कहा था कि सुबह उठकर वह डॉक्टर साहब के निकलने का ध्यान रखे। मेरा सारा ध्यान डॉक्टर साहब के निकलने की तरफ था। शिकारी शेर का इंतज़ार करता है, वैसा ध्यान नहीं था। चारे के लिए पेड़ के नीचे बंधी बकरी जैसा ध्यान होगा, वैसा भी नहीं था। मेरा ध्यान हूबहू एक किराएदार की तरह था। मकान मालिक का रास्ता देखते हुए जब शेर निकलता है तब दूसरे जानवरों, चिड़ियों में हलचल मच जाती है। मैंने देखा सिरस के पेड़ के नीचे बैठे मरीज के नाते रिश्तेदार उठकर खड़े हो गए थे। करीब करीब एक साथ
उन लोगों ने बंगले की तरफ देखकर हाथ जोड़े थे। बाद में मरीज भी उठकर खड़ा हो गया। कुएं के पास खड़े लोग उसी तरफ जाने लगे। मुझे डॉक्टर साहब के निकलने की सूचना मिल गई थी। डॉक्टर साहब आ गए हैं, चप्पल पहनते हुए मैंने कहा, और खिड़की से कूदकर कंपाउंडर की टूटी दीवार के बीच से तेजी से निकला। कंपाउंडर के अंदर बनी पगडंडी पर जल्दी जल्दी कदम रखता हुआ बंगले की तरफ गया। मेरा अंदाज़ा ठीक था। डॉक्टर साहब बगीचे में टहल रहे थे। 65-70 साल की उम्र में भी उनके काफ़ी बाल काले थे। 6 फीट ऊंचा और भारी शरीर था। वे बहुत धीरे धीरे बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें मैंने नमस्कार किया। मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं जैसे अपने आप उनके पीछे चलने लगा। आमतौर पर यह होता ही है। यदि नदी बह रही है तो एक सूखी टहनी डाल दी जाए तो वह जरूर बहेगी। नदी के किनारे के पेड़ से सूखी हरी पत्तियां टूटकर गिरेंगी और बहने लगेगी। आने वाली बरसात के लिए वे बगीचे की योजना तैयार कर रहे थे। माली, उन्होंने पुकारा। मैंने गुलाब की झाड़ियों से निकलता हुआ माली देखा। वही लंबा बूढ़ा माली था जो एक बार दफ्तर आया था। साहब के बगीचे में भी यही माली काम करता था। बड़े बाबू ने कहा था कि उसके साथ जाकर टाउन हॉल से कुछ पौधे निकलवा कर साहब के लिए भिजवा दूँ। साइकिल लिए थोड़ी दूर तक इसके साथ पैदल चला था। मैंने कहा, तुम टाउन हॉल जानते हो? मोटी आवाज़ में उसने जवाब दिया। हाँ, पहले क्यों नहीं बतलाया? तुम्हारे साथ पैदल साइकिल लेकर चल रहा हूँ। मैं साइकिल से चलता हूँ, तुम आ जाना, कहकर मैं साइकिल से चल पड़ा। टाउन हॉल के गेट के पास मैं उतर गया कि उसका इंतज़ार कर लूँ, पर 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वह मेरे पास आ गया था। माली ने मुझे एक क्षण के लिए घूर कर देखा। पता नहीं उसने मुझे पहचाना या नहीं। अब डॉक्टर साहब के पीछे माली चलने लगा। बिही के लिए यहाँ गड्ढा खोदना है। उन्होंने अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक गोल निशान बना दिया। इस पेड़ को कटवाना है। उन्होंने मुनगे के पेड़ की तरफ छड़ी से इशारा किया। डॉक्टर साहब बार बार आने वाली बरसात के बारे में माली को हिदायत दे रहे थे। अभी तक केवल एक बार 5 दिन पहले पानी गिरा था, काफ़ी तेज़ गिरा था। बगीचे की मिट्टी अभी तक गीली थी। इस तरह के पानी की उम्मीद नहीं थी। पहले एक बार भी बूंदाबांदी नहीं हुई थी और न बादल गिरे थे। इस पानी के गिरते ही लोग गर्मी के बीतने और आने वाली बरसात के बारे में सोचने लगे थे। माली के हाथ में जो करीब 1.25 मीटर लंबी लोहे की छड़ थी, उसके कारण मुझे उससे काफ़ी पीछे चलना पड़ा। पतली लकड़ी की तरह उसके हाथ थे जो बहुत आगे पीछे होते थे। छड़ की नोक लगने का डर था। बगीचे से बाहर निकलकर डॉक्टर साहब उस तरफ बढ़े जहाँ 2 औरतें अभी अभी आई मोटर कार से उतर रही थी। वे उनके साथ बंगले के अंदर चले गए। माली डॉक्टर साहब के बतलाए अनुसार बगीचे में काम करने लगा था। सिरस के पेड़ की तरफ आकर मैंने देखा कि पत्नी खिड़की में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है। हाथ हिलाकर मैंने इशारा किया कि डॉक्टर साहब से अभी तक बात नहीं हुई है। अचानक बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मैंने सोचा सिरस के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं। पानी से बचने के लिए दूसरे लोग दौड़ते हुए बरामदे में चढ़ गए। सिरस के पेड़ के नीचे वाला मरीज और उसके साथ के 2 लोग धीरे धीरे भीगते हुए चढ़े। बरामदे में एक तख्त पड़ा था, 3 बेंचें थी और कई कुर्सियाँ। यह सब मरीजों के लिए रखा था। बरामदे से लगे हुए एक कमरे में डॉक्टर साहब बैठते थे। उसके बाद अंदर एक कमरा और था जहाँ जांच पड़ताल होती थी। एक्सरे मशीन कमरे में थी। बरामदे में ऊपर एक सीलिंग पंखा लगा था। बहुत उमस थी। पंखे की हवा से मुझे अच्छा लगा।
मैं भी एक बेंच पर बैठ गया। बाजू में एक अधेड़ व्यापारी जैसा आदमी बैठा था। वे मरीज नहीं लग रहे थे, पर अंगोछे से हवा करते हुए परेशान लग रहे थे। आप पंखे के नीचे बैठ जाइए, मैंने कहा। यह सुनकर उन्होंने अंगोछे को घुमाना बंद कर दिया। पंखे से जहाँ तक थोड़ी हवा आती थी, अंगोछे से हवा करना शायद उनकी आदत थी। डॉक्टर साहब कब आएंगे? उसने पूछा। 8 बजे उनका यह अस्पताल खुल जाता है। 8 तो बज रहे होंगे, मैंने कहा। घड़ी देखकर उन्होंने कहा, हाँ। आपके साथ बीमार है? मैंने पूछा। बेंच पर लेटी हुई एक मोटी औरत की ओर इशारा किया। उसकी कमर में सोने की पतली गर्दनी थी। करवट में कमर का जो हिस्सा ऊपर था, उससे चाबियों का एक गुच्छा लटक रहा था। चर्बी वाला पेट नीचे लटक गया था। मैंने पूछा, क्या तकलीफ है? कुछ सोचकर उसने कहा, चक्कर आते हैं। इसके बाद वह मेरी तरफ घुमा। तुमको क्या हुआ है? मैं बीमार नहीं हूँ। बरसात शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हल्की सी बदली छाई थी। किसे मालूम था कि पानी गिरने लगेगा? अब मैं परेशान हूँ, इसलिए आपको बीमार लग रहा होगा। मैं डॉक्टर साहब का किराएदार हूँ। 5 दिन पहले जो पानी गिरा था, उससे मालूम पड़ा कि पूरा घर टपकता है। घर में ढूंढ ढूंढ कर न टपकने वाली सूखी जगह का पता लगाकर सामान समेट लिया गया, पर अधिक दिन यह कैसे चलेगा? अभी तो बरसात शुरू हुई है। पत्नी पानी गिरने के कारण परेशान हो रही होगी। सामान को इधर उधर हटाकर टपकते पानी से बचा रही होगी। अरे, कितनी दूर घर है? उसने पूछा। अंगोछे से उसने फिर हवा करनी शुरू कर दी थी। उसे मेरी बात पर मज़ा आ रहा होगा। यही है, सिरस के पेड़ के पास से दिखता है। भले आदमी दौड़कर चले क्यों नहीं जाते? मैं अपनी बात पूरी करने लगा। डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त आदमी हैं। 8 से 1 बजे तक यहाँ रहेंगे, फिर 3 से 6 बजे शाम तक यहीं रहेंगे। बीच में खाना खाएंगे, आराम करेंगे, शाम को क्लब चले जाते हैं, रात को 11 बजे तक लौटते हैं। अब आप बताइए, सुबह घंटा आध घंटा इनके पास रहता होगा। इस बीच यदि मुलाकात नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। यदि मैं बीमार हुआ तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 20 रुपया फीस देकर मैं इलाज नहीं करवा सकता। मैं सरकारी अस्पताल जाता हूँ। सरकार जो सुविधा देती है उसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ कोई केस खराब हो जाता है तो सरकारी अस्पताल जाता है। मुझे दुख है कि देहात के गरीब यहाँ आते हैं, सिरस के पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे बरसात के लिए। उधर देखिए, एक पुराना गाय कोठा उनके लिए साफ करवा दिया गया है। लगता है पानी कम हो रहा है। अब मैं जाता हूँ, नमस्कार। अगर मैं रुका रहता और इसी तरह बातें करता तो उन्हें अच्छा लगता। आधे की दीवार के नीचे घर के पिछवाड़े में बहुत पानी जमा हो गया था। भीगा हुआ मैं घर के अंदर घुसा। घर का पूरा सामान 5 दिन पहले जिस तरह तितर बितर था वैसा ही फिर हो गया। बीच के दिनों में धीरे धीरे बेतरतीब सामान अपनी अपनी जगह जाने लगे थे। डॉक्टर से बात हुई? पत्नी ने पूछा। नहीं हुई। क्यों? बीच में माली आ गया। मैंने निराश होकर कहा। मेरी गर्दन में छत का पानी टप टप टपका तो मैं थोड़ा हट गया। कौन माली? पत्नी ने पूछा। साहब का माली। एक बार उसे लेकर टाउन हॉल गया था, साहब के लिए फूलों के पौधे निकलवाने। डॉक्टर साहब के पीछे वह था, उसके पीछे मैं। बूढ़ा है, मुझसे लंबा है। बगीचे में घूमने के लिए इतना पतला रास्ता है कि केवल एक आदमी चल सकता है। दूसरा हुआ तो उसे पीछे चलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब और मेरे साहब दोनों में अच्छी पहचान होगी, इसलिए मैं थोड़ा संकोच भी कर गया। अच्छे नौकरों को ये लोग आपस में बांट लेते हैं। साहब
एक रोज़ किसी को फ़ोन कर रहे थे कि एक अच्छी नौकरानी है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनको रखना हो तो रख लें। नौकरानी से काम करवाना साहब सिद्धांततः पसंद नहीं करते हैं। उनके घर के काम के लिए एक भी नौकरानी नहीं है। बर्तन वगैरह सब नौकर धोते हैं। मेरे पास छत से जहाँ पानी गिर रहा था उसके नीचे हथेली फैलाकर बूंद की टपकने का इंतज़ार करने लगा। एक बूंद हथेली में टपकी और उसके बारीक बारीक छींटे मैंने चेहरे पर महसूस किए। डॉक्टरनी बाई से तुम मिलो, मैंने कहा। डॉक्टर व्यस्त रहते थे पर डॉक्टरनी बाई व्यस्त नहीं रहती थी। बंगले से बहुत कम बाहर निकलती थी। 5-7 दिन में कभी बाहर दिखती थी। वह हमेशा मोटे मोटे गहनों से लदी रहती थी। इतने बड़े बंगले में बहुत कम लोग रहते थे। डॉक्टर की एक विधवा बूढ़ी बहन थी। एक भतीजा था जिसका मकान पास ही बनकर तैयार हो गया था। वह अपने मकान में कभी भी जा सकता था। बंगले में और कोई नहीं था। डॉक्टर की विधवा बहन बहुत आसान मन थी कि डॉक्टर ने उसे सहारा दिया। घर का सारा काम वही करती थी। 5 बजे सुबह से रात के 1 बजे तक, जब तक डॉक्टर खाना खा नहीं लेते थे, उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। डॉक्टर साहब की गृहस्थी में उसके लिए काम की कमी नहीं थी। मेरी पत्नी से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। पत्नी को उस पर बहुत दया आती थी। एक बार उसी के साथ जाकर डॉक्टरनी से मिल चुकी थी। पत्नी को विश्वास था कि डॉक्टरनी उसकी बात पर ध्यान देंगी। पहली बार जब डॉक्टरनी से मिलने आई थी तब वह कह रही थी कि इतने बड़े आदमी हैं पर इन्होंने एक कप चाय के लिए नहीं पूछा। एक कप चाय की उससे उम्मीद थी। इसके अलावा वह डॉक्टरनी की बहुत तारीफ करती थी। अब यह उसका दूसरी बार मिलना होगा। आकाश साफ हो गया था। जाने के लिए वह तैयार थी। मुझे भूख नहीं लग रही थी। सोच रहा था दोपहर को दफ्तर से ही आकर खाना खा लूँगा। मैं दाढ़ी बनाने बैठ गया। यह साड़ी ठीक है? पत्नी ने पूछा। सस्ती चुनरी साड़ी थी पर इसमें वह बहुत अच्छी लगती थी। बढ़िया, मैंने कहा। दाहिनी तरफ से बंगले के अंदर जाने के लिए एक और दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा बंगले के आंगन में खुलता था। जमादारनी, नौकरानी, गाय इसी रास्ते से आती जाती थी। डॉक्टर की बहन इसी रास्ते से पत्नी को डॉक्टरनी से मिलाने ले आई थी। डॉक्टर का भतीजा जिसकी बहुत चलते थे वह भी इसी दरवाजे से आता जाता था। बंगले में खाना 2 तरह का बनता था। डॉक्टर और डॉक्टरनी के लिए अलग खाना बनता था। उसकी विधवा बहन अपने और भतीजे के लिए अलग खाना बनाती थी। जब दूसरे नाते रिश्तेदार आते थे तो इन्हीं के साथ उनके लिए भी खाना बन जाता था। डॉक्टर और डॉक्टरनी के लिए बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनता था। शहर में डॉक्टर बहुत कंजूस आदमी जाने जाते थे। 5 रुपये लेकर क्लब ताश खेलने जाते थे। ज़रूरत होती तो किसी से उधार मांग लेते थे। मैंने सोचा पत्नी आंगन के दरवाजे से ही अंदर गई होगी। मैं निश्चिंत होकर घर में घूम फिर सकता था क्योंकि पानी बंद होने से छत का टपकना बंद हो गया था। दफ्तर जाने के लिए मैं बहुत देर से तैयार था। पत्नी अभी तक नहीं आई थी। घर बंद कर जाया भी नहीं जा सकता था। सामने के दरवाजे से साइकिल निकाल कर मैं अंदर कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वह आए घर उसे सौंप कर मैं दफ्तर चला जाऊं। दफ्तर की 1 मिनट की देरी मैं सहन नहीं कर सकता था। हमेशा समय से पहले पहुंचता था। चारपाई पर लेटने की इच्छा हो रही थी पर मैं कपड़े बदल चुका था। मुझे गुस्सा आने लगा। उसे गए बहुत देर हो गई थी। पत्नी हड़बड़ाती अंदर घुसी। इसी तरह हड़बड़ चलती आ रही होगी, फिसल कर गिर जाती। मैंने कहा, तुम्हारे दफ्तर जाने को देर हो रही थी इसलिए जैसे तैसे निकल कर आ रही हूँ। तुम्हारी छुट्टी का दिन होता तो शाम तक निकल नहीं पाती,
इतना समय कैसे लग गया? डॉक्टरनी से बात की। मैं चारपाई पर बैठ गया। हुई मुलाकात। डॉक्टरनी बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी, नौकरानी से चावल पछुड़वा रही थी। मेरे मुंह से निकल गया कि नौकरानी ठीक से चावल नहीं पछोड़ रही है। डॉक्टरनी ने कहा, बहू इसको बतला दो। मैं नौकरानी को चावल पछोड़ना बतलाने लगी, तभी डॉक्टरनी ने नौकरानी को दूसरे 10 काम बतला दिए। वह चली गई। मैं चावल पछोड़ती रही। जब मैंने घर टपकने के बारे में बतलाया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यह काम देखते हैं, वह कुछ नहीं जानती। बात करके तुम तुरंत आ जाती। उन्होंने मेरे मायके के बारे में पूछना शुरू कर दिया। चावल पछोड़ती रही और अपने मायके के बारे में बतलाती रही। इस तरह तुम बहुत देर तक चावल पछोड़ती रही होगी। क्या हो गया? बात करते करते काम करती रही। उनकी बहन कहाँ गई थी? खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। बेचारी को बहुत काम करना पड़ता है। तुम कल से उसकी सहायता करने चली जाया करोगी। आहत होकर मैंने कहा, इंटर पास हो गई, लेकिन तुम्हारे समान बेवकूफ़ औरत मैंने नहीं देखी। गुस्से से मैंने कहा, क्या तुमने वहाँ चाय पी? हाँ, उसने कहा। यह सुनकर मैं निराश हो गया। तुम्हें चाय कैसी लगी? अच्छी थी। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। गौराहा बाबू की बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि साहब के घर की चाय एक बार उसने पी थी, उसे चाय बहुत अच्छी लगी थी। दोबारा उसे चाय नहीं मिली, जबकि साहब के घर उसे कई बार जाना पड़ता था। पत्नी चुपचाप मुझे देखती रही कि आगे मैं कोई ऐसी बात करूँगा जिससे उसे समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर के घर चाय पीकर बहुत बड़ी गलती की थी। अपने बस में करने और अपना खरीदा गुलाम बनाने के तरीके बदल गए थे। सड़क के किनारे कोई आदमी थका हुआ सुस्ताने खड़ा रहेगा तो एक रौबदार आदमी आएगा और समझाते हुए कहेगा कि यह तुम्हारे खड़े होने लायक जगह नहीं है। वह सोचेगा, जगह खड़े होने लायक क्यों नहीं है? रौबदार आदमी इशारा करके बतलाएगा कि वहाँ खड़े रहो जहाँ उसकी मोटर कार है। फिर बहुत आत्मीयता से कंधे पर हाथ रख कर उस जगह तक ले जाएगा। फिर कहेगा कि खड़े खड़े मोटर कार ताकते रहो, अभी खरीदी करके आता है। और आजकल पलक झपकते चोरी हो जाती है। मोटर कार कोई न ले जाए पर उस पर जमी धूल पर बदमाश लड़के उंगली से अश्लील गालियाँ लिख देते हैं। मालूम पड़ता नहीं मोटर के साथ साथ गंदी गालियाँ घर तक पहुंच जाती हैं, जिस पर घर के लड़के लड़की नौकर पत्नी सबकी नज़र पड़ती है। यह हरकत सभी मोटर कार के साथ होती है। फिर भी शंका तो होती है, उसके साथ क्यों? कोई उससे ज़रूर चिढ़ा हुआ है जो सामने नहीं आना चाहता, छुपकर वार करने की फिराक में है। तब वह पूरी ईमानदारी से मानवता के आधार पर जो उसी परंपरा से मिले थे टकटकी बांधे मोटर कार को ताकता रहेगा, यहाँ तक कि ताकते ताकते थक जाएगा। तब उसे गृहस्थी के बहुत से ज़रूरी काम याद आएंगे। वह परेशान होकर चहलकदमी करने लगेगा। चहलकदमी करते करते फिर थक जाएगा और सुस्ताते हुए मोटर कार ताकता रहेगा। आखिर में वह देखेगा कि मोटर कार वाला कब का मोटर कार लेकर चला गया। मोटर कार का नंबर उसे याद नहीं रहेगा, पर मोटर के पीछे धूल में लिखी गालियाँ उसे याद रहेगी। अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित नौकर की कमीज, मेरी यानी अवनीश राय की आवाज़ में।